क्षितिज भाग 2 के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। आज हम कवि नागार्जुन की दो बहुत ही खूबसूरत कविताएं देखने वाले हैं। जी, और इन कविताओं का हम विश्लेषण करेंगे। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। हाँ, और आज हमारा लक्ष्य है कि इन कविताओं की एक एक पंक्ति को समझें। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे एक टीचर क्लास में समझाता है। हम दिए गए नोट्स को ही फॉलो करेंगे, पहले पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर उनके सरल और भाव को समझेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे की बहुत ही मनमोहक मुस्कान का वर्णन है। पहली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका सरल अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कवि कह रहे हैं, हे बच्चे, तुम्हारे ये जो नए नए दांत निकले हैं ना, ये मुस्कान इतनी सुंदर है हाँ, कि ये किसी मरे हुए, मतलब जो एकदम बेजान और उदास व्यक्ति है, उसमें भी जैसे जान डाल सकती है। अच्छा, और वो धूली धूसर वाली लाइन। हाँ, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये छोटा सा शरीर, उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का फूल, यानी जलजात, वो तालाब छोड़कर मेरी इस गरीब सी झोपड़ी में खिल उठाओ। वाह, तो इन पंक्तियों का भाव ये हुआ कि बच्चे की मुस्कान में इतनी ताकत है कि वो जीवन की सारी उदासी, सारी नीरसता खत्म करके एक खुशी भर देती है। बिल्कुल, और धूल से सना हुआ बच्चा भी कमल जैसा पवित्र और सुंदर लगता है। यहाँ हमारे नोट्स में एक चित्र भी दिया गया है। जी, यहाँ चित्र में भी एक सूखी साधारण सी झोपड़ी के अंदर एक सुंदर सा कमल का फूल खिला हुआ दिखाया गया है। तो ये इसी भाव को, इसी कल्पना को दिखाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब अग्नि पंक्तियों पर आते हैं। जी, परस पाकर तुम्हारी ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के फूल, बांस था के बबूल। ये तो और भी गहरी बात लग रही है। हाँ, इसका सरल अर्थ ये है कि तुम्हारे प्राणवान स्पर्श को पाकर, मतलब तुम्हारे छूने भर से कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। मतलब स्पर्श में इतना जादू है। जी, तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि उसे पाते ही बांस या बबूल जैसे जो रूखे और कांटेदार पेड़ होते हैं, हाँ। उनसे भी शेफालिका के नाजुक फूल झड़ने लगे होंगे। तो इसका भाव ये हुआ कि बच्चे के स्पर्श में, उसकी मासूमियत में एक ऐसा जादू है कि कोई बहुत गुस्से वाला, कठोर दिल वाला इंसान भी कोमल और भावुक हो सकता है। बिल्कुल, उसका सारा रूखापन खत्म हो जाता है। यहाँ दिए गए चित्र में भी कुछ ऐसा ही है। एक हाथ पत्थर को छू रहा है और पत्थर से पानी बहने लगा है। हाँ, ये उसी कोमल स्पर्श के जादू को दिखाता है। बिल्कुल। अब कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ये तो कवि जैसे खुद से बात कर रहे हैं। हाँ, इसका सरल अर्थ है कि कवि कह रहे हैं, अगर हम पहली बार में एक दूसरे को नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, किंतु अगर आज तुम्हारी माँ हमारे बीच एक माध्यम, एक सेतु न बनी होती तो मैं तुम्हारे इस सुंदर रूप को देख ही नहीं पाता और न ही तुम्हारी इस प्यारी सी मुस्कान को जान पाता। अच्छा, तो यहाँ कवि एक तरह से बच्चे की माँ का धन्यवाद कर रहे हैं, उनके प्रति एक कृतज्ञता, एक ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के कारण कवि को उस बच्चे के दर्शन का सुख मिला है। यहाँ चित्र में भी एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और एक बुजुर्ग महिला जो शायद कवि का प्रतीक हो सकती हैं, वो बच्चे को देख रही हैं। जी, जो माँ के माध्यम होने की भूमिका को एकदम साफ करता है। बहुत सुंदर। तो ये थी पहली कविता। अब हम दूसरी कविता फसल पर आते हैं। जी, इस कविता में कवि नागार्जुन ने बताया है कि फसल केवल प्रकृति का ही नहीं बल्कि मानव श्रम यानी मेहनत का भी परिणाम है। एक मिला जुला प्रयास। हाँ, कविता की पहली पंक्तियां हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इसका क्या मतलब हुआ? पानी का जादू और स्पर्श की गरिमा। देखिए, सरल शब्दों में फसल किसी एक नदी के पानी से नहीं उगती, बल्कि अनेक नदियों के पानी के जादू से उगती है, और इसे उगाने में किसी एक दो इंसान का नहीं, लाखों करोड़ों इंसानों के हाथों की मेहनत, जिसे कवि ने स्पर्श की गरिमा कहा है, वो छिपी है। यहाँ दिए गए चित्र में भी एक तरफ बहुत सारी नदियां दिखाई गई हैं और दूसरी ओर बहुत सारे हाथ फसल को सींचते हुए दिखाए गए। जी, जो प्रकृति और मानव श्रम के इसी संगम को दर्शाता है। बहुत खूब।
अब पद्यांश 2 का शीर्षक है मिट्टी का गुणधर्म और पंक्ति है, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसका सरल अर्थ ये है कि फसल को तैयार करने में किसी एक खेत की मिट्टी का नहीं, बल्कि हजारों खेतों की अलग अलग तरह की मिट्टी का योगदान होता है। अच्छा, और मिट्टी का अपना गुणधर्म होता है? बिल्कुल, जैसे कोई मिट्टी काली है, कोई भूरी, कोई संदली। यही गुणधर्म फसल को एक खास स्वाद और पहचान देता है। तो इस पंक्ति का भाव एक तरह से विविधता में एकता को दिखाता है। सही कहा। मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वही तो फसल का आधार है। यहाँ चित्र में भी 3 अलग अलग क्यारियां हैं, एक में गेहूं, एक में मक्का और एक में टमाटर के पौधे उगे हैं। जी, और ध्यान से देखें तो तीनों की मिट्टी का रंग भी अलग अलग है, जो मिट्टी के गुण धर्म की इसी विविधता को दिखाता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं पद्यांश 3 पर, जिसका शीर्षक है फसल की परिभाषा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी। कविता की अंतिम पंक्तियां फसल को परिभाषित करती हैं। वो पूछते हैं, फसल क्या है? और फिर खुद जवाब देते हैं, नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। वाह, ये तो एक पूरी परिभाषा ही दे दी उन्होंने। हाँ, और यहाँ चित्र में एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझाया भी गया है। बीच में लिखा है फसल, और उसके चारों ओर 5 तत्व दिखाए गए हैं। कौन कौन से? नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, हवा की थिरकन, सूरज की किरणें और हाथों का स्पर्श। तो इसका भाव ये हुआ कि ये जो 5 तत्व हैं और साथ में मनुष्य का सहयोग, बिल्कुल, यही सृजन है, बिल्कुल, यही क्रिएशन है। बिल्कुल, यानी फसल इन सभी के मिले-जुले प्रयास का फल है, बिल्कुल, किसी एक का नहीं। चलिए अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। जी, पहला शब्द है दंतुरित। दंतुरित मतलब बच्चे के नए नए निकले दांत। अच्छा, और धूली धूसर। इसका मतलब है धूल से सना हुआ, या जिसे हम डस्टी कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है जलजात। जलजात यानी कमल का फूल, लोटस। अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है एकटक देखना, बिना पलक झपकाए। मधुपर्क, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मधुपर्क का एक अर्थ तो है दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण, जिसे पंचामृत भी कहते हैं। पर कविता में इसका भाव माँ के प्यार से है। अच्छा, और इतर? इतर का मतलब है दूसरा या अन्य। अदर। कनखी। कनखी मारना मतलब तिरछी नजर से देखना। और अंतिम शब्द है कोटि कोटि। कोटि कोटि यानी करोड़ों। बहुत बढ़िया। तो अब अंत में पूरे पाठ का सार समझ लेते हैं। जी। पहली कविता ये दंतुरित मुस्कान, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि यह कविता वात्सल्य रस यानी पेरेंटल लव से भरी हुई है। दूसरी बात, बच्चे की मुस्कान में जीवन का संदेश है जो पत्थर दिल को भी मोम बना सकती है। और तीसरा कि माँ जो है वो बच्चे और दुनिया के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। तो मतलब ये कविता बच्चे के प्रति प्रेम, उसकी मुस्कान की जो बदलने वाली शक्ति है, और माँ के महत्व को दर्शाती है। बिल्कुल सही। और फसल कविता का सार क्या है? फसल कविता का सार ये है कि फसल प्रकृति यानी नेचर और मनुष्य यानी ह्यूमन, इन दोनों के सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। सहयोग, जी। हवा, पानी, मिट्टी और धूप के साथ साथ अगर किसान की मेहनत न हो तो फसल संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फसल किसी एक तत्व का नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। बिल्कुल। और इन दोनों कविताओं का अंतिम संदेश क्या है? अंतिम संदेश ये है कि साहित्य हमें संवेदनशीलता और प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। बहुत खूब। तो ये थी नागार्जुन की 2 कविताओं की गहन पड़ताल, जहां हमने एक बच्चे की मुस्कान की शक्ति और फसल के निर्माण में छिपे सहयोग को समझा। जी, इन कविताओं को समझने के बाद ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रकृति और मानवीय रिश्तों का कितना गहरा और अक्सर अनदेखा योगदान होता है। सही कहा, हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब हम किसी बच्चे की मुस्कान देखें या अपनी भोजन की थाली को देखें, तो क्या हम उसके पीछे छिपे इस पूरे संसार और अनगिनत लोगों की मेहनत को महसूस कर पाएंगे? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।